नमस्कार दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछले कई वीडियो लेक्चर से हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम पढ़ेंगे हड़प्पा में प्रचलित लिपि के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमारी जो जानकारी है काफ़ी हद तक सीमित है। और सीमित होने का कारण ये है कि अभी तक हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी जानते हैं, समझते हैं, उसके लिए हम आधार किसको बनाते हैं? पुरातात्विक अवशेष को। अगर इस लिपि को पढ़ लिया जाएगा तो यह निश्चित है कि हमें वहाँ के समाज, राजनीति और वहाँ के जो धार्मिक प्रथाएँ थी उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हो सकती है ना। तो इस लिपि को पढ़ने का कई विद्वानों के द्वारा विभिन्न समयों पर प्रयास किया गया, लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम इस लिपि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। ठीक, तो जैसे कि ये जो मुहर है, इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये कुछ लिपियाँ अंकित है, कुछ शब्द अंकित है ना। तो यही किसको प्रदर्शित करता है? यही प्रदर्शित करता है हड़प्पा की लिपि को। तो जो हड़प्पा की लिपि के जो साक्ष्य है वो भूरों से प्राप्त हुए हैं। वहाँ पर जो मृदभांड पाए गए हैं उसमें भी हमें हड़प्पा की लिपि का जो अंकन है वो नज़र आता है। ठीक है, अब इसके बारे में और कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो अभी तक हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से लगभग 3700 से अधिक नमूने प्राप्त हुए हैं वहाँ प्रचलित लिपियों के। और उसमें भी सबसे अधिक जो नमूने हमें प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित लिपि के सबसे अधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो सबसे बड़ा जो साक्ष्य हमें प्राप्त होता है वो कहाँ से हुआ है? वो धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यह किसी तरह का साइन बोर्ड रहा होगा। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में और कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। तो इन जो लिपि हम जो भी अभी लिपि देखते आए हैं, इन लिपियों को दाएं से बाएं लिखा जाता था। ठीक है, दाएं से बाएं लिखा जाता था। और जो लिपियां हमें प्राप्त हुई हैं उसमें शब्द भी हैं और ध्वनि भी है। उसी तरह से ये जो शैली प्राप्त हुई है, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित लिपि को ऐसा माना जाता है कि वो उस्ट्रोफिडान शैली में लिखा गया है। और इसमें 64 चिन्ह हैं और 400 से 450 अक्षर हैं। तो ये हो गई संक्षिप्त विशेषता हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में। अभी भी लिपि को पढ़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और जिस दिन इस लिपि को पढ़ लिया जाएगा उस दिन हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। अब हम हड़प्पा के सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी तक हमारे पास जो भी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है उसका आधार क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। इसलिए यहाँ के समाज के बारे में भी हम जानेंगे कैसे? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जानेंगे। और जब हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित लिपि को हम पढ़ लेंगे, या ना हमारे जो विद्वान जो है पढ़ लेंगे, तो हमें यहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। तो अभी हड़प्पा के सामाजिक जीवन के बारे में हमें केवल एक सीमित जानकारी प्राप्त होती है और विभिन्न नगरीय स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर इतिहासकारों ने इसके समाज का क्या किया है? चित्रण किया है। ठीक, तो इसके समाज के बारे में प्रमुख विशेषताओं को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता तो ये देखते हैं कि यहाँ का जो समाज है वो वर्गधारित है। हालांकि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि यहाँ के समाज में भी जाति प्रथा का प्रचलन रहा होगा, लेकिन जो अधिकांश इतिहासकार इस बारे में एक मत है कि यहाँ का जो समाज था वो वर्गधारित रहा होगा। ठीक, तो उसमें सबसे पहला वर्ग कौन सा रहा होगा? विद्वान वर्ग रहा होगा। तो विद्वान के वर्ग के अंतर्गत हम वहाँ के शासक वर्ग को शामिल कर सकते हैं, वहाँ के जो पुरोहित वर्ग है उसे शामिल कर सकते हैं, है ना। और पुरोहित के बारे में जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो हड़प्पा से प्राप्त पत्थर की जो पुरोहित की मूर्ति है उसके आधार पर हम मानते हैं कि वहाँ पर पुरोहित वर्ग भी रहा होगा। ठीक, और एक तो योद्धा वर्ग है, क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ का जो नगर है तो उसमें एक दुर्ग क्षेत्र है ना। और दुर्ग क्षेत्र चारों ओर से ईंटों से घिरा हुआ है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि वहाँ पर एक योद्धा वर्ग रहा होगा। इसके अलावा वहाँ पर कई प्रकार के हथियार भी प्राप्त हुए हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि कोई भी समाज बिना युद्ध के तो रह नहीं सकता। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा में योद्धा वर्ग भी रहा होगा। ठीक, एक तीसरा रहा होगा व्यापारिक वर्ग। अब व्यापारिक वर्ग मानने का कारण क्या है? क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि हड़प्पा में दो प्रकार का व्यापारिक गतिविधियां होती थी। एक तो आंतरिक व्यापारिक गतिविधियां होती थी जो हड़प्पा के विभिन्न नगरों और ग्रामों के बीच होता था, और दूसरा जो उसका ट्रेड है वो मेसोपोटामिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ भी होता था।
है ना। तो इसको करने में कोई ना कोई वर्ग इन्वॉल्व रहा होगा, तो उसे ही इतिहासकारों ने माना है कि यहाँ पर एक व्यापारी वर्ग भी रहा होगा। अब इसके अलावा हम वहाँ पर अनेक प्रकार की धातु की मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं, पत्थरों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो इसे बनाएगा कौन? तो इसे बनाएगा शिल्पकार। तो इसलिए विद्वानों ने ये माना कि वहाँ पर एक शिल्पकार वर्ग भी रहा होगा, और इसके अंतर्गत हम श्रमिक वर्ग को भी शामिल कर लेते हैं। तो श्रमिक निवास कहाँ प्राप्त हुआ है? श्रमिक निवास जो प्राप्त हुआ है हड़प्पा में प्राप्त हुआ है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर शिल्पकार वर्ग और श्रमिक वर्ग भी रहा होगा। अब देख लेते हैं, पहले ये माना जाता था कि जो हड़प्पा समाज था वो मातृ सत्तात्मक रहा होगा, है ना। तो इसके लिए आधार क्या होता था कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। लेकिन अब इतिहासकार ये मानते हैं कि यहाँ का समाज भी क्या रहा होगा? पितृसत्तात्मक रहा होगा, है ना। पहले मातृ सत्तात्मक मानते थे, लेकिन नई जो शोध हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि यहाँ का समाज भी कैसा रहा होगा? पितृसत्तात्मक रहा होगा, मतलब पिता का ही बोलबाला वहाँ के समाज में रहा होगा। अब वहाँ के समाज में असमानता भी रही होगी, है ना। वहाँ के समाज में असमानता रही होगी। उसका कारण ये है कि हमें कुछ ऐसे पुरातात्विक अवशेष मिले हैं जो दिखाते हैं कि वहाँ के समाज में असमानताएं थी। जैसे कि हम अगर नगरों का देखेंगे तो नगरों को पश्चिम और पूर्वी भाग में बांटा गया है, और जितने भी बड़ी संरचनाएं हैं वो पश्चिमी भाग में हैं, और जो छोटी मोटी संरचनाएं हैं वो पूर्वी भाग में हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर धन को लेकर भी क्या रहा होगा? भेदभाव रहा होगा, है ना। मतलब समाज में अमीर और गरीब दो लोग रहे होंगे, क्योंकि हम जब पूर्वी भाग में देखते हैं तो वहाँ छोटे छोटे मकान नज़र आते हैं। कुछ मकान एक मंजिले हैं और कुछ मकान एक से अधिक मंजिल के हैं, है ना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर धन के आधार पर समाज में क्या रहा होगा? असमानता रहा होगा। अब देख लेते हैं कि वहाँ की जो महिलाएं थी वो आभूषण प्रेमी थी, है ना। तो ये हम कैसे सिद्ध करेंगे कि वहाँ की महिलाएं आभूषण प्रेमी थी? तो जैसे कि हमें मोहनजोदाड़ो से जो कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है उसमें जो महिला है वो काफ़ी ज़्यादा आभूषण से लदी हुई है ना, चूड़ियाँ वो पहन रखी है, अपने गले में हार पहना हुआ है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो महिलाएं थी वो आभूषण प्रेमी ही होगी। साथ में मोहनजोदड़ो में गले का एक हार भी प्राप्त हुआ है। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ की महिलाएं आभूषण प्रिय रही होंगी, मतलब वहाँ की महिलाओं को आभूषण पहनना अच्छा लगता रहा होगा। और पहले हमने देखा था कि चौंदड़ों में हमें मनके बनाने का कारखाना मिला है, तो मनके का प्रयोग किसके लिए करते थे? आभूषण बनाने के लिए किया जाता था, है ना। तो उसी तरह से चहुंदड़ों है, तो चहुंदड़ों में से हमें लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, ठीक। तो ये सारी के सारे बातें किस ओर इशारा करेंगी कि महिलाओं को आभूषण पहनना अच्छा लगता रहा होगा। अब देख लेते हैं वहाँ के लोग खेल प्रेमी भी थे। तो इसका आधार क्या है? इसका आधार यह है कि हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से हमें पासे के साक्ष्य मिले हैं, है ना। और ऐसा भी माना जाता है कि चेस बोर्ड के भी साक्ष्य मिले हैं, और ये चेस बोर्ड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। जैसे कि ये हम इमेज में देख सकते हैं, तो इमेज में हम देखेंगे तो इस तरह का हमें पासे का साक्ष्य मिला है हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से। उसी तरह से ये इस तरह की जो संरचना है ये हमें प्राप्त हुआ है लोथल से। इसके अलावा और भी कई शहरों से हमें चेस बोर्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोग जो थे खेल प्रेमी थे, जो पासे का खेल खेलते रहे होंगे और शतरंज का भी खेल खेलते रहे होंगे। इसके अलावा गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है कुरन। तो कुरन में हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। अब स्टेडियम के साक्ष्य मिले, इसके आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बड़े पैमाने पर खेल भी होता रहा होगा, है ना। तो उस खेल को मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखने के लिए ऑडियंस भी जाते रहे होंगे, दर्शकगण भी जाते रहे होंगे, है ना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोग कैसे थे? वहाँ के लोग खेल प्रेमी थे। कहाँ के लोग? हड़प्पा समाज के लोग, है ना। अब हम हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित राजनीतिक संरचना के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और मैं इस पर चर्चा करने से पहले यह बताता चलूँ कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक संरचना के बारे में हम जो भी अनुमान लगाते हैं उसका सबसे प्रमुख आधार है वहाँ पर विभिन्न नगरीय केंद्रों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। इन पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर ही हम हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक संरचना के ऊपर एक अनुमान लगा पाते हैं। अगर हम लिपि को पढ़ लेंगे तो जिसे हम अनुमान बोल रहे हैं वो काफ़ी हद तक स्पष्ट भी हो सकता है, और कई नई बातें भी हमारे सामने उपस्थित हो सकती हैं, ठीक। तो आज हम जो भी चीज़ चर्चा करेंगे उसका आधार क्या होगा? विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा विभिन्न नगरीय केंद्रों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, और उसके आधार पर विभिन्न इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित राजनीतिक संरचना के ऊपर अलग अलग मत प्रस्तुत किया है। तो हड़प्पा सभ्यता में
प्रचलित राजनीतिक संरचना के ऊपर सबसे पहले मत प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट या ब्रिटिश पुरातत्ववेता स्टुअर्ट पिगॉट को जाता है। स्टुअर्ट पिगॉट महोदय का ये मानना था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वह एक केंद्रीकृत था, ठीक है, वो केंद्रीकृत राज्य था और इसकी दो जुड़वा राजधानी थी, एक का नाम था हड़प्पा और दूसरे का नाम क्या था, मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब ये किस आधार पर बोलते हैं कि वह केंद्रीकृत राज्य था, तो उसके लिए कुछ तर्क देते हैं। पहली बात तो बोलते हैं कि सब जगह एक जैसी नगर योजना है और ये नगर योजना तभी संभव हो सकता है जब केंद्र पर एक ऐसा शासक बैठा हो जिसका पूरे हड़प्पा सभ्यता पर क्या हो, कंट्रोल हो। उसी तरह से यहाँ का जो मापतौल की जो प्रणाली है वो भी मानकीकृत है, मतलब चाहे हड़प्पा में चले जाएं, चाहे मोहनजोदड़ो में चले जाएं, चाहे कालीबंगा में चले जाएं, तो वहाँ हमें मेजरमेंट के लिए एक जैसा मानक मिला। जैसे वर्तमान समय में है ना, हम चाहे कर्नाटक में चले जाएं, चाहे महाराष्ट्र में चले जाएं, चाहे दिल्ली में चले जाएं, हर जगह जो मेजरमेंट का जो मात्रक है वो एक जैसा पाया जाता है ना। जैसे हमको केला खरीदना तो डजन में ही मिलेगा, सेब खरीदना है तो वो हमें किलो में ही मिलेगा। तो उसी तरह से कुछ चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं, इसी तरह से जो मानकीकृत प्रणाली है वो हड़प्पा सभ्यता के हर जगहों से मिलती हैं, ठीक। तो ये स्टुअर्ट पिगॉट महोदय का ऐसा मानना है कि तभी संभव है जब एक केंद्रीकृत राज्य है और वो पूरा हड़प्पा सभ्यता पर क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। फिर वो बोलते हैं विशाल संरचनाएं, तो ये बोलते हैं विशाल संरचनाएं तब तक नहीं बन सकती जब तक कि कोई ऐसा केंद्रीकृत शासक ना हो जो पूरे हड़प्पा सभ्यता पर क्या कर रहा है, पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। फिर देखते हैं कि वहाँ पर प्रत्येक नगर में अन्नागार मिले हैं। इस अन्नागार का दो प्रकार से यूज़ हो रहा है। पहला यूज़ तो ये है कि जो अतिरिक्त कृषि उत्पादन है उसे स्टोर करके रखे जा रहे हैं ताकि नगर वालों की योजनाओं नगर वालों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। दूसरा, इसका जो प्रयोग है वो आपदा के समय भी कर सकते थे। जैसे मान लो कभी सूखा पड़ गया है ना, तो सूखा पड़ गया तो उस समय जनता को भुखमरी से बचाने के लिए भी अन्नागार का प्रयोग किया जा सकता था, ठीक है। फिर बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक समान लिपि थी, ठीक। तो इस आधार पर जो हमारे स्टुअर्ट पिगॉट नाम के जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है एक केंद्रीकृत राज्य था, ठीक। लेकिन इसके अलावा और भी कई इतिहासकार हुए और भी कई आर्कियोलॉजिस्ट हुए, तो उन्होंने अपना अपना मत प्रस्तुत किया। जैसे हंटर महोदय, तो इनका ऐसा मानना था कि यहाँ जनतांत्रिक पद्धति प्रचलित थी। मैके महोदय का मानना था कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी। उसी तरह से वाल्टर रूबेन और बीबी स्टॉव का मानना था कि यहाँ पर गुलामों पर आधारित प्रशासन था, ठीक। स्टुअर्ट पिगॉट के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। उसी तरह से बीबी लाल जैसे कुछ इतिहासकार हुए, ये मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो कंट्रोल था वो व्यापारियों के हाथ में था, क्योंकि यहाँ का जो व्यापार था काफ़ी उन्नत अवस्था में था, ठीक है।